यस स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? गुड आफ्टरनून मैम। इन आवर प्रीवियस Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. क्लास स्टडीड अबाउट एपेप्टोसिस। यस, एपेप्टोसिस पढ़ रहे थे ना हम लोग, प्रोग्राम सेल डेथ। यस मैम। एपेप्टोसिस का वो हम अभी क्लियर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। I hope the screen is visible to all of you. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Now, what is apoptosis? It is the process of programmed cell death. हमने पढ़ा था इन अवर प्रीवियस क्लास। और इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, सेल की डेथ हो जाती है। इन चेंजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्लैबलिंग, सेल श्रिंकेज, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, 50 to 70 बिलियन सेल जो होते हैं हर दिन एपोप्टोसिस के थ्रू डाई होते हैं इन एन एडल्ट। एंड 8 to 40 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें 20 to 30 बिलियन सेल पर डे डाई होते हैं। ठीक है, देन हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि किसने इसको फर्स्टली डिस्क्राइब मतलब देखा था 1842 के अंदर। देन 1972 के अंदर इसका नाम दिया गया एपोप्टोसिस। देन इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई। 2000 के अंदर उसे नोबेल प्राइज मिला था। 2002 के अंदर उसे नोबेल प्राइज मिला था फॉर द जीन which are responsible for the control of apoptosis. And here is the apoptotic diagram for apoptosis. healthy cell है, इंजरी टू द सेल, उससे जेनेटिक एरर हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, इंजरी हो गई सेल को। ठीक है, सारे ऑल एरर आर रिपेयर्ड। सेल ने फिर अटेम्प्ट किया अपने आप को रिपेयर करने की, बट कुछ एरर रह गए। ठीक है, उससे क्या हुआ, फिर सेल ने अपने आप को खत्म करने की सोची क्योंकि वो इंजर्ड था ऑलरेडी, तो एपोप्टोसिस के थ्रू वो खत्म हो गया। देन वी हैव स्टडीड अबाउट previously we have studied about the difference between apoptosis and necrosis. Now there are two pathways in the apoptosis. One is extrinsic pathway, another one is intrinsic pathway. Extrinsic pathway के अंदर क्या होता है, death ligand death receptor से bind करते हैं। Then caspases are the proteins, proteases. In our previous class we have studied about caspases. ठीक है, initiator caspase 8 डेथ रिसेप्टर से जब लिगेंड बाइंड करेगा, देन इनिशिएटर कैस्पेस 8 जो है वो एक्टिवेट होगा, वो इफेक्टर कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से सेल डेथ होगी। इट इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। देन इन एन इंट्रिंसिक पाथवे डीएनए डैमेज होता है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का डीएनए डैमेज होगा, p53 जीन जो होगा वो खराब होगा। उससे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोक्रोम सी जो होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा जिससे इनिशिएटर कैस्पेस 9 जो है वो एक्टिवेट होगा, उससे इफेक्टर कैस्पेस 3 एक्टिवेट होगा और सेल की डेथ होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस। Okay, in our previous class what we have studied? We have studied about extrinsic pathway. Extrinsic signaling pathway में क्या होता है, एपोप्टोसिस में ट्रांसमेम्ब्रेन डेथ रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर टीएनएफ रिसेप्टर सुपर जीन फैमिली के होते हैं। जो मेंबर होते हैं इस रिसेप्टर के वो बाइंड करते हैं बेटा, बाहर से जो लिगेंड आते हैं उसके बाद सेल के अंदर सिग्नल को जनरेट करा देंगे कि भाई सेल तुम अब मर जाओ। ठीक है, मोस्ट वेल कैरेक्टराइज लिगेंड जो बाहर से आते हैं इन रिसेप्टर के लिए क्या क्या होते हैं, FASL, TNF अल्फा, APO3L एंड APO2L। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, FASR, TNF-R1, DR3 एंड DR4/5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द सिग्नल ट्रांसडक्शन जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे का, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कैस्पेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीएसेस की फैमिली से होते हैं, बताया था ना मैंने, जिसमें स्पेसिफिक सेलुलर टारगेट होते हैं। जैसे ही वो एक बार एक्टिवेट हो जाएंगे तो कैस्पेस इफेक्ट जो है वो क्या करेगा, बहुत सारे सेल के फंक्शन को इफेक्ट करेगा एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है। ठीक है, दिस वाज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था।
Yes, ma'am. नाउ इंट्रिंसिक, Yes, ma'am. क्या होता है बेसिकली बेटा, इंट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे फॉर प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें क्या होता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होते हैं। मतलब इसमें रिसेप्टर लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सेल के अंदर ही लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इंड्यूसिंग एक्टिविटीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इनिशिएट एपोप्टोसिस। कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इंड्यूस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिससे एपोप्टोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, बाहर से रिसेप्टर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग का। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एक्टिविटीज स्टार्ट होती है टू इनिशिएट द एपोप्टोसिस। स्टिमुलस फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। क्या क्या स्टिमुलस होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, क्या क्या होता है उसमें, वायरल इन्फेक्शन और डैमेज टू द सेल बाय टॉक्सिन्स। क्या क्या होगा, क्या क्या स्टिमुलस होते हैं सेल के इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, क्या क्या स्टिमुलस होते हैं, या तो बाहर से कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या सेल डैमेज होगा टॉक्सिन के थ्रू, या फिर फ्री रेडिकल बनेंगे सेल के अंदर, या रेडिएशन पड़ गई कोई, डैमेज टू द सेलुलर डीएनए, सेल का डीएनए डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस द एक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे फॉर प्रोग्राम सेल डेथ। या तो सेल का खुद का डीएनए खराब हो गया, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या कोई टॉक्सिन से सेल डैमेज हो गया, या फिर कोई फ्री रेडिकल या रेडिएशन है, इन सब की वजह से इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. ओके, नाउ प्रो एपेप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं बेटा जो एक्टिवेट करते हैं, हाँ, प्रो एपेप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं कैस्पेसिस को, ठीक है। कुछ प्रो एपेप्टोटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जो कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेंगे, जो क्या करेंगे, सेल की डिस्ट्रक्शन कराएंगे बहुत सारे पाथवेज से। दीज प्रोटीन ऑल्सो ट्रांसलोकेट इनटू द सेलुलर न्यूक्लियस। ये प्रोटीन किस में भी जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में भी जाते हैं, डीएनए को तोड़ते हैं, जो एक हॉलमार्क है एपोप्टोसिस का। डिस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए मतलब डीएनए को तोड़ना इज द साइन ऑफ एपोप्टोसिस, एक तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ रेगुलेशन जो होते हैं इन प्रो एपोप्टोटिक इवेंट का इन द माइटोकॉन्ड्रिया occur through the activity of members ये जो रेगुलेशन होता है प्रो एपोप्टोटिक इवेंट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये कैसे होता है, थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेंबर ऑफ BCL2 फैमिली, ठीक है। कैसे होंगे ये, BCL2 फैमिली के एक्टिवेशन की वजह से, प्रोटीन्स की और ट्यूपर सप्रेसिव प्रोटीन की वजह से। अब जो ये प्रो एपोप्टोटिक इवेंट होता है, प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती है सेल के अंदर, वो ही तो स्टिमुलेट कराएगी आगे, मतलब एपोप्टोसिस कराती है, ठीक है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनको रेगुलेट कौन करता है, एक्टिविटी ऑफ मेंबर ऑफ BCL2 फैमिली ऑफ द प्रोटीन एंड P53 सप्रेसर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये दोनों की दोनों किसको कंट्रोल कर रही है, किसको रेगुलेट कर रही है, प्रो एपोप्टोटिक इवेंट को माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो मेंबर्स है BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स के, ये क्या होते हैं, मे बी प्रो और एंटी एपोप्टोटिक। ये क्या होते हैं, या तो प्रो एपोप्टोटिक होंगे या फिर एंटी एपोप्टोटिक होंगे, एपोप्टोटिक होने नहीं देंगे। द एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, BCL2, BCLX, BCLXS, BCXS, BCLXS एंड BCLW एंड BAG, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन इनमें क्या इंक्लूड होता है, BCL10, BCX, बैक, बिड, बैड, बिम, बिक एंड बिक, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को पढ़ के ये पता चला कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें क्या होता है, बाहर से रिसेप्टर और लिगैंड बाइंडिंग होती है, इसमें नो रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से ही स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया रहा, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट हुआ है ये सारा का सारा। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, नाउ कैस्पेसिस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, सिस्टीन एस्पार्टिक प्रोटीएसिस या सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टिक डायरेक्ट प्रोटीएसिस होता है, मतलब सिस्टीन प्रोटीएसिस की फैमिली है ये, ठीक है। तीन तरीके के होते हैं, इन्फ्लामेटरी, इनिशिएट इफेक्टर
और इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि अगर एक्सिस एपोप्टोसिस हो जाता है तो न्यूरोडीजेनरेटिव डिसीजेज हो जाती है, और अगर एपोप्टोसिस डिफिशिएंट होता है तो कैंसर या ऑटो इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और ये फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। और कैसे होती है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी व्हाट इज दिस एपोप्टोसिस, इंपॉर्टेंस, कैस्पेसेस, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, difference between apoptosis and necrosis? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So with this apoptosis topic is over. हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा कि व्हाट इज दिस माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब क्या हिस्ट्री रही इसकी, ठीक है, इसकी ब्रांचेस वगैरह। आज थोड़ा सा और डिटेल में मैं इसको आपके बारे में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और माइक्रोबायोलॉजी। So what is this microbiology? It is one of the foundation of biological sciences या फिर study of all microorganism like bacteria, fungi, viruses, as I have already told you earlier. ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है और थोड़ा मैं इसकी डिटेल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल की इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, विच अप्लाइज टू ऑल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, also benefited us tremendously in improving healthcare and agriculture। कैसे? हेल्थ केयर के अंदर कैसे इंफेक्शियस एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी डिजीज कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस माइक्रोबायोलॉजी ना? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. और एग्रीकल्चर Yes, में ma'am. कैसे करता है, देखिए जैसे कि हम लोग आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर रहे हैं, है ना, कि पहले के टाइम पे एक मान लीजिए प्लांट है जो कम फल देता था और आज के टाइम पे सेम प्लांट ज्यादा फल देता है, तो हमने उसके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस किया है, उसे मॉडिफाई किया है, तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है, तो वो सब या फिर कोई भी जैसे कि हम लोग जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे तो इकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सेल के लेवल में अगर हम उसको स्टडी करेंगे, सेल बायोलॉजी, लेवल ऑफ प्रोटीन तो मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, इज इट क्लियर? सिंपली जो है माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, बेसिकली स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आईज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब दो ब्रांचेस होती है बेटा माइक्रोबायोलॉजी की, एक प्योर एक अप्लाइड। ठीक है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या आता है, बैक्टीरियोलॉजी। अगर हम टेक्सोनॉमिक के बेसिस पे देखेंगे, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे, पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस। ये सारे के सारे क्या है, प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएंगे। और अगर हम अप्लाइड की बात करेंगे तो माइक्रोबियल इकोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उन सॉरी माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोब्स के सेल के बारे में पढ़ना। देन माइक्रोबियल जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हाउ जीन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड इन माइक्रोब्स। जीन कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे रेगुलेट हो रहे हैं माइक्रोब्स के अंदर इन रिलेशन टू देयर सेलुलर फंक्शन, कि किसके रिलेशन में, उन सेल के फंक्शन के रिलेशन में। ठीक है, देन सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, ए डिसिप्लिन ब्रिज बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होगा सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हम सेल
और माइक्रोब्स दोनों के बारे में स्टडी करें। माइक्रोब्स क्या सेल ही तो है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, टेक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द प्योर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। प्योर माइक्रोबायोलॉजी को टेक्सोनॉमिक के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है और इंटीग्रेटेड के बेसिस पे। इंटीग्रेटेड मतलब कोई दो चीज कंबाइन करने के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? हाँ, इंटीग्रेटेड और प्योर माइक्रोबायोलॉजी है ये, जिसमें हमने दो चीजों पर उस पर डिवाइड किया, टेक्सोनॉमिकली अरेंजमेंट पे और एक इंटीग्रेटिव अरेंजमेंट पे। जैसे माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स पढ़ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रोबियल जेनेटिक जीन्स के बारे में पढ़ना। और सेलुलर में सेल और माइक्रोबायोलॉजी दोनों कंबाइन हो गई। माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी में नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन कंबाइन हो गए। इज इट क्लियर विद एवरीवन? प्योर माइक्रोबायोलॉजी? Yes, Yes. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Applied microbiology. Yes, Applied ma'am. microbiology होता है बेटा medical microbiology, study of pathogenic microbes and role of microbes in human illness। कि हम स्टडी कर रहे हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, उन माइक्रोब्स के बारे में और बीमारियों के अंदर उनका क्या रोल है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में भी बनती है ना एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन्स, वैक्सीन एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोबियल यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के यूज की स्टडी को। देन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? जीन्स की चेंजेस करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्लांट का एग्जांपल बताया था ना कि वो ज्यादा फ्रूट देने लग जाता है, तो मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करेंगे जेनेटिक और माइक्रोबियल लेवल पे। जैसे कि ओ जैसे कि हाँ, जैसे अगर हम एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी प्लांट का एग्जांपल लिया था, ठीक है, वैसे ही कोई माइक्रोब्स है, लाइक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर क्या है? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, लेकिन दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, तो वो दूसरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का भी जीन उसमें डाल देंगे, तो उसको मैनिपुलेट कर दिया उसके जीन को और कैरेक्टर अच्छे हो गए उस बैक्टीरिया के। तो दिस इज द एग्जाम्पल। तो मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल टू जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से फूड की स्पॉइलेज हो रही है या फूड बोर्न इलनेस हो रही है। फिर एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन के अंदर क्या कारण है, डिस्ट्रीब्यूशन या कैसे हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस Yes, स्टूडेंट, ma'am. इसको नोट कर लीजिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को नोट करिए। ठीक है, देर आर डिफरेंट फील्ड्स इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी।
नोट हो रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, समझ आ रहा है व्हाट इज दिस माइक्रोबायोलॉजी, प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी? Yes, ma'am. हो रहा है नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके, यस हो गया। नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब क्या था, इसकी क्या हिस्ट्री रही, कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक्टिवली रिसर्च एंड फील है एडवांस कॉन्टिन्यूसली, जबकि माइक्रोब को ऑब्जर्व किया गया 300 साल पहले। 1600 के अंदर क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने क्या बनाया, एक ऑब्जर्वेशन करी उसने उसने ऑब्जर्व किया कि फंगस जो होती है ना, अमंग द स्पीशीज ऑफ द सेल। ठीक है, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे फंगस को देखा 1600 के अंदर। और 1670 में क्या हुआ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से या मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से क्या देखा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे और उसका नाम दिया एनामोलू एना एनिमल क्यूल्स नाम दिया। ठीक है, देन 1723 के अंदर इन्होंने ल्यूवेनहुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को फिर से रिवील्ड किया। ठीक है, और वन ऑफ द फर्स्ट, वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट प्रोटोजोआ, फंगाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो 300 साल पहले ही माइक्रोबायोलॉजी आ गई थी बेटा, जिसमें रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले वर्क किया, फिर ल्यूवन हुक ने किया, और उन्होंने करेक्टली डिस्क्राइब किया किसको, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड बैक्टीरिया। उनकी डेथ के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, थ्योरी दी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, जिसके अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा हुए हैं, अराइज हुए हैं, किससे, लाइफलेस मैटर से, जैसे कि बीफ ब्रॉथ से। बट लजारो स्पेलेरेंजिया, ये एक साइंटिस्ट थे, इनको इन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्यूट किया। इन्होंने क्या दिखाया कि बॉइल्ड ब्रॉथ जो है उससे कोई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अलाइव नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कोई नॉन लिविंग चीजों से माइक्रोस्कोपिक चीजें अलाइव नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद हुक हो गया, उसके बाद रॉबर्ट हुक हो गया, ल्यूवन हुक हो गया, लजारो स्पेलेंशियनी हो गया, उसके बाद लुइस पास्चर आए। लुइस पास्चर को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने मिडिल में या लेट 1800 के अंदर वर्क किया और प्रोड्यूस की इन्होंने वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स डिजीज एंड रेबिस डिजीज। पास्चर ने क्या दिया, एक जर्म थ्योरी दी डिजीज की, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ही एक कारण है किसका, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्वैन नेक फ्लास्क एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया लुईस पास्चर ने। उन्होंने फ्लास्क के अंदर ब्रोथ डाल के ओपन एयर के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके जो आप लोगों ने सुना होगा ये एक्सपेरिमेंट, स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। एक स्वैन के नेक की तरह एक फ्लास्क था जिसको उन्होंने ब्रोथ डाल के छोड़ दिया ओपन, और उन्होंने देखा कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उनके इस वर्क से पता चला कि एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीज भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ था और वहां पे क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो गए, तो इससे उन्हें पता चला कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है और उससे डिजीज भी हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। ये तो था लुईस पास्चर जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। फिर है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने 1870 के अंदर उन्होंने एक पोस्टुलेट को डेवलप किया कि आफ्टर स्टडिंग द माइक्रोब को स्टडी करने के बाद पास्चर ने क्या प्रूव किया, जर्म थ्योरी जो है अनसक्सेसफुल है। ठीक है, तो जर्मन साइंटिस्ट जो कॉच थे उन्होंने क्या बताया, प्रूव दिया कि अगर हम कल्टीवेट करेंगे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को फ्रॉम अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से अगर हम उसे अलग करेंगे, उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया प्योर कल्चर बेसिलस का एक माइस के अंदर, चूहे के अंदर, और शो किया कि बेसिलस जो है एंथ्रेक्स डिजीज कॉज कर रहा है। तो उनके प्रोसीजर को यूज किया रॉबर्ट कॉच ने और अपना एक पोस्टुलेट दिया, मतलब अपनी एक थ्योरी दी रॉबर्ट कॉच ने। तो बेसिकली तुम्हारे काम का ये है कि बस कहाँ कहाँ से माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हुई है। सबसे पहले तो 1300 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई है माइक्रोबायोलॉजी, रॉबर्ट हुक जी ने बताया। उसके बाद ल्यूवनहुक ने काम किया, फिर लजारो फ्लेरेंजी ने काम किया, उसके बाद लुईस पास्चर जो थे उन्होंने अपना वो फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने फ्लास्क he left the flask of broth open in the air, एयर के अंदर खुला छोड़ दिया, बट फ्लास्क के अंदर क्या था, कर्व था। ठीक है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेक के अंदर चिपक जाए, अंदर ब्रॉथ में ना जा सके। तो फ्लास्क के जो है कंटामिनेट नहीं हुआ, बट जो नेक है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जनरेशन मिली उन्हें। तो उससे पता चला भाई एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कॉच ने एक काम किया, उन्होंने क्या प्रूव दिया कि उन्होंने कल्टीवेट किया एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को अलग, अपार्ट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने तो मिक्स की बात करी थी कि एयर के अंदर भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने क्या किया कि एक प्योर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके एक चूहे के अंदर डाल दिया और उससे डिजीज हो गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि भाई जो बीमार आदमी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किया और उसे आइसोलेट करके एक प्योर कल्चर के अंदर डाल दिया उन्होंने। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि बेटा अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि कल्चर क्या है ना, ये रीआइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, ये सब क्या है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना ही काफी है। जब मैं आगे आप लोगों को थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में बताऊंगी, कल्चर बेसिकली कुछ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस उसका खाना, उसे हम बोलते हैं कल्चर। ठीक है, इज इट क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि कोच जो थे उन्होंने क्या किया था कि एंथ्रेक्स डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको लेके एक चूहे के अंदर डाल दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई उसको डिजीज हो रही है। तो इससे उन्होंने बताया कि जो सिक लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, दैट इज ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली ये है इसमें। देन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेट 1800 में, फिर 1900 के अंदर डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे और डेवलप होता चला गया। फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ एंटीबायोटिक्स बनी। ठीक है, जिसमें निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजिटिस, सिफाइलस और अदर डिजीज की एंटीबायोटिक्स बनी। समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये वाला जो हमने माइक्रोबायोलॉजी किया है वो तो ठीक है।
अब हमने जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी है उसकी दो ब्रांचेस होती है, टैक्सोनॉमिक बेसिस पे और एक इंटीग्रेटिव बेसिस पे। इन दोनों को नोट करिए। समझ में आया व्हाट इज दिस माइक्रोबायोलॉजी और उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया। देखो बेटा आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा कि किस साइंटिस्ट का क्या है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नोट करिए इसको, प्योर माइक्रोबायोलॉजी। हो रहा है नोट बेटा, प्योर माइक्रोबायोलॉजी? Yes, ma'am. ओके, यस हो गया। Yes, ma'am. इसे नोट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटिव अरेंजमेंट। इंटीग्रेटिव मतलब दो फील्ड को मिक्स करके। Okay, ma'am. हो गया नोट, हो रहा है नोट? Yes, ma'am. हो रहा है note. ओके,
हो गया नोट बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो समझ में व्हाट इज दिस माइक्रोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? विच वी कैन नॉट सीन बाय अवर नेक्ड आईज, है ना? Eyes. और दो ब्रांचेस होती है, प्योर एंड अप्लाइड। प्योर ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे बैक्टीरिया की स्टडी करना, वायरसेस की करना, फंगाई की करना, इम्यूनोलॉजी की, पैरासाइट्स की स्टडी करना, एल्गे की करना, प्रोटोजोआ की करना, ये सारा का सारा। देन अगर हम इंटीग्रेटिव बात करेंगे तो प्योर प्योर चीजों को मिक्स करना, जैसे सेल की और माइक्रोबायोलॉजी की मिक्स करना, ठीक है। देन जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी मिक्स करना, सेल और माइक्रोबायोलॉजी मिक्स करना, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ये सारा का सारा, ठीक है। एंड टैक्सोनॉमिक स्टडी करना, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी सेल की, माइक्रोबायोलॉजी टैक्सोनॉमी हो गया, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। देन है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो जो चीजें अप्लाई हुई हुई है, जहाँ पे जैसे मेडिकल फार्मास्यूटिकल के अंदर माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई हुई है, इंडस्ट्रियल, माइक्रोबियल, फूड एंड एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ द कॉज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस? Yes, ma'am. ओके, नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट। 300 साल पहले माइक्रोबायोलॉजी जो एग्जिस्टेंस के अंदर आ चुका था, मतलब उसके बारे में स्टडी हो चुकी थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने करी, फिर लजारो स्प्लेंजेनी ने और फर्दर स्टडी करी। देन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर कभी भी पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर। उन्होंने एक स्वेन नेक फ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। देन रॉबर्ट कॉच, ठीक है, एंथ्रेक्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया था, ठीक है। तो और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की एंटीबायोटिक्स बनी, मेडिसिन के अंदर डेवलपमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होने लगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आया? तो आज हमने Yes, ma'am. एपोप्टोसिस एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्ट्री पढ़ा। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, और थोड़ा डिटेलिंग के अंदर उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? यस, कुछ पूछना है किसी को? यस और नो? यस एंड नो? मेरी वॉइस नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? No, ma'am. No, ma'am, आ रही है.